और अब आपके बीच में हूं। मैं पहले भी यहां आप लोगों के बीच आया हूं। आप में से कईयों से बड़ी निकटता रही है मेरी, पुराना परिचय रहा है। लेकिन आज जो मैं नजारा देख रहा हूं, हिंदुस्तान में भी जो लोग ये देखते होंगे, वे भी शायद यही सोचते होंगे कि भले कुछ भी हो, लेकिन शायद कार्यक्रम तो हिंदुस्तान में दिख रहा है। ये दृश्य देखकर के उनको लगेगा नहीं कि हम अफ्रीका की धरती पर ये नजारा पेश कर रहे हैं। और कार्यक्रम मैंने हिंदुस्तान में भी देखे हैं, कार्यक्रम दुनिया के और देशों में भी मुझे जाने का सौभाग्य मिला है। लेकिन आप सबने जिस बारीकी से बहुत माइन्यूट प्लान करके इस कार्यक्रम को बनाया है, मैं आपको 100 सलाम करता हूं। जब मैं और राष्ट्रपति जी यहां आ रहे थे तो सारे कलाकार दोनों तरफ खड़े थे। और मैं कलाकारों को देख करके देख रहा था कि जैसे पूरा हिंदुस्तान उमड़ पड़ा है। भारत के हर कोने की पहचान, भारत के हर कोने की महक यहां मैं महसूस कर रहा हूं। ये बात छोटी नहीं है। सदी पहले हमारे पूर्वज यहां आए, मजदूर के रूप में आए। कोई उठा करके ले आया, मजदूरी करने के लिए ले आया। किसी की तीसरी पीढ़ी होगी, किसी की चौथी पीढ़ी होगी। बहुत लोग ऐसे होंगे यहां जिन्होंने अब तक हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखने का सौभाग्य नहीं पाया होगा। सुना होगा गंगा है, सुना होगा हिमालय है, सुना होगा कोई आसाम है, कोई नागालैंड है, कोई मिजोरम है। लेकिन कभी जाने का सौभाग्य नहीं मिला। कुछ लोग वो भी होंगे जिनका हिंदुस्तान में कोई रिश्तेदार है या नहीं, इसका भी पता नहीं। किस गांव से निकले थे, किस इलाके से निकले थे, ये भी पता नहीं।
लेकिन इसके बावजूद भी इतने लंबे समय तक आपने अपने आप को जड़ों से जोड़ करके रखा है, ये असामान्य बात। हमारे पूर्वजों की उस विरासत, हमारे पूर्वजों के पराक्रम की गाथाएं, हमारे पूर्वजों का मानवता के लिए संदेश हजारों मील दूर रह करके भी आपने जी करके दिखाया है। हर हिंदुस्तानी को आप पर नाज है, आपका गर्व करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। वरना आज घर में बच्चा मातृभाषा के सिवाय कोई भाषा में पढ़ना शुरू कर दे तो धीरे धीरे पूरा परिवार भी मातृभाषा छोड़ने लग जाता है। लेकिन आपने न छोड़ा है न छोड़ने दिया है। यही तो परंपरा है, भाषा का ही तो बंधन है जो हमारे भावों को प्रकट करती है। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन और हमारे पूर्वजों के प्रति, पराक्रम के प्रति हमारा स्वाभिमान, यही हमें आगे जीने की प्रेरणा देता है। और इसलिए जब यहां आते हैं तो लगता है कि मिनी हिंदुस्तान है। और आप वो लोग हैं जिन संस्कारों को लेकर के आप के पूर्वज यहां आए, आने का कारण कोई भी रहा, मजबूरियां कोई भी रही, गीले सिकवे कितने ही क्यों न रहे हो, लेकिन आपने इस धरती को अपना बना लिया और इस धरती के विकास के लिए भी जी जान से जुट गया। यहां का हर मूल नागरिक आपको अपना मानता है। आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके वो इस देश की प्रगति में आपके हिस्से को गौरव से स्वीकार करता है, अभिनंदन करता है। पिछले दिनों भारत में इंडिया अफ्रीका समिट, अफ्रीका के सभी देश वहां आए, स्वयं राष्ट्रपति जी भी आए थे और उन्होंने उस दिन मुझे बड़ा आग्रह किया था कि मोदी जी इस वर्ष के कैलेंडर में आपको मेरे यहां आना पड़ेगा। प्यार भी था, हक भी था, और ये वो हक जता रहे थे मुझ पर आप लोगों के कारण। और इसलिए आज मैं आप सबके बीच में हूं
भारत के लिए अफ्रीका के देश अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक प्रकार से अफ्रीकन कंट्रीज और भारत की सुख दुख की यात्रा साथ साथ चली है। एक दूसरे को जोड़ने में हमारी ये सुख दुख की यात्रा हर बार नई ऊर्जा देती रही, नई ताकत देती रही। और भारत का भी प्रयास है अफ्रीका के सभी देशों के साथ भारत का घनिष्ठ संबंध हो, अटूट नाता हो, और भारत और अफ्रीकन कंट्रीज एक दूसरे की शक्ति को पहचाने, एक दूसरे की आवश्यकताओं को पहचाने, एक दूसरे को मददरूप होने के रास्ते खोजे और कंधे से कंधा मिलाकर के नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए कोई कसर न छोड़े, इस मकसद से हम आगे बढ़े। लेकिन हम वहां सिर्फ यहां पर रुकना नहीं चाहते। मेरा क्या, मुझे क्या, इस सीमित विचार से न हिंदुस्तान कभी चला है, न हिंदुस्तान कभी चलने के लिए सोच सकता है। भारत सिर्फ मेरा क्या, मुझे क्या, इस सीमित उद्देश्य को लेकर के विश्व के रंगमंच पर नहीं है। भारत तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के पला बढ़ा। हम वो लोग हैं जिन्होंने पूरे विश्व को अपना परिवार माना। हम वो लोग हैं जिन्होंने मानवता को अपनी रगों में जी करके देखा। और इसलिए जब इंडिया अफ्रीका इन संबंधों को मजबूत बनाने की बात करते हैं, तब सिर्फ हमारी भलाई नहीं, हम मिल बैठ करके दुनिया की भलाई के लिए भी कुछ करें, ये भी इरादे लेकर के चल रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप यहां कितने ही दूर क्यों न हो, लेकिन अगर हिंदुस्तान में कुछ भी बुरा हो जाए, कोई कष्ट आ जाए, तो आपको भी पीड़ा होती है कि नहीं होती है? आप भी बेचैन हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? रात रात जाग करके खबर लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ये कैसा अद्भुत नाता है कि जिस भूमि पे कभी गए नहीं, जिस इलाके को देखा नहीं, जिन लोगों को कभी मिले नहीं, लेकिन उनको अगर पीड़ा होती है तो आप सो नहीं पाते हैं। यही तो मानवता की गुट्टी हमें पिलाई गई है, और इसीलिए और मेरे देश के गौरव, मेरे देश के आन बान शान जो आज मेरे सामने बैठी है,
सरकार एक विदेश विभाग चलाती है। विदेश विभाग में बड़े बड़े अफसर होते हैं, बाबू होते हैं। भिन्न भिन्न देशों में उनके मिशन होते हैं, उनके दफ्तर होते हैं। वे कोशिश करते हैं दुनिया को भारत के साथ जोड़ने की। वे कोशिश करते हैं दुनिया भारत को स्वीकार करे, सम्मान करे। वे कोशिश करते हैं कि दुनिया भारत के साथ जुड़े। लेकिन उनकी ताकत बहुत सीमित है। 5, 25, 50 लोग होते हैं मिशन। दुनिया को जोड़ने की अगर सच्ची ताकत किसी में है तो हर हिंदुस्तानी में है, जो मेरे सामने है। हिंदुस्तान के सच्चे एम्बेसडर, हिंदुस्तान के सच्चे एम्बेसडर, हिंदुस्तान के पक्के एम्बेसडर अगर कोई है तो विश्व में फैले हुए मेरे भारतीय भाई बहन। आज दुनिया में कहीं से भी, दुनिया के किसी भी कोने से, किसी भी देश की तरफ से, मैं दुनिया के कई देश के महानुभावों से मिला हूं, लेकिन अब तक दुनिया के किसी देश ने, किसी देश के मुखिया ने उनके देश में जो हिंदुस्तानी रहते हैं उनके लिए एक शिकायत तक मुझे नहीं की। ऊपर से उल्टा वे हमेशा अपने देश में जो भारतीय समुदाय रहता है उसका गौरव गान करना कभी भूलते नहीं। प्यारे भाइयों बहनों, आप कल्पना कर सकते हो कि हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री जब दुनिया का कोई मुखिया उसको मिलने आया हो और उस देश में रहने वाले हिंदुस्तानियों की जब तारीफ करता हो तो मेरा सीना कितना चौड़ा हो जाता है, मेरा माथा कितना ऊंचा हो जाता है। ये गौरव हमें आपके कारण मिलता है, आपके व्यवहार के कारण मिलता है। आपने भारत के उच्च मूल्यों को दुनिया के सामने जी करके दिखाया और इसके कारण विश्व के लोगों के मन में भारत के प्रति देखने का नजरिया हम सबको आनंद देता है, वैसा नजरिया बना। भारत में कुछ अच्छा हो, आप खुशियों से भर जाते हो, नहीं भर जाते हो? भर जाते हो, नहीं भर जाते हो? मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। एक बार मैं केरल गया तो केरल में एक कच्छी परिवार के साथ
मेरा भोजन था कछड़ों बारे मास। तो बाप में ऐसे ही उन दिनों केरल में वर्षा के दिन थे, तो मैं ऐसे ही वर्षा की चर्चा कर रहा था। मैंने कहा बारिश हुई, बहुत अच्छा लग रहा है, माहौल अच्छा है, लेकिन उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया। वो खुशी में शरीक नहीं हुए। मुझे 3-4 दिन वहां रहना था। जिस दिन मैं निकलने वाला था उस दिन उन्होंने विशेष खाना पकाया, मिठाइयां बनाई और बड़ा खुशी का माहौल था। क्या बात है, अचानक आज आप इतने खुश नजर आ रहे हो? बोले आपको मालूम नहीं है? मैंने कहा नहीं। अरे बोले अभी भी खबर आई है कच्छ में बारिश हो गई है। यानी वो केरल में रहते थे, भरपूर बारिश थी, लेकिन जब तक कच्छ में बारिश की खबर नहीं आई उनके चेहरे पर खुशी नजर नहीं आई। मनुष्य का स्वभाव है, हिंदुस्तान से जब भी अच्छी खबरें आपको सुनने को मिलती होगी, आपको खुशी होती है कि नहीं होती? आनंद होता है नहीं होता है? मुझे बराबर याद है भाइयों, 2014 में जब भारत में लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, नतीजे हिंदुस्तान में आ रहे थे, लेकिन टीवी रेडियो के सामने से आप लोग हट नहीं रहे थे। चुनाव के नतीजे हिंदुस्तान में हो रहे थे, प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का बनने वाला था, लेकिन मिठाइयां यहां पर बन रही थी। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं बड़े गर्व के साथ, बड़ी नम्रता के साथ सर झुका करके आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि 2 साल में इस सरकार ने एक के बाद एक वो कदम उठाए हैं कि विश्व भर में फैला हुआ हर हिंदुस्तानी गर्व कर सकता है। 2 साल में सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके कारण दुनिया में किसी हिंदुस्तानी को सर झुकाने की नौबत आए। ऐसा एक काम नहीं किया। हर हिंदुस्तानी दुनिया में सर ऊंचा करके दुनिया के सामने आंख में आंख मिला करके बात कर सके, ये ताकत आज हिंदुस्तान में पैदा हुई है। आज पूरा विश्व आर्थिक संकट से गुजर रहा है। चारों तरफ आर्थिक मंदी की खबरें आ रही है। हर किसी को लगता है मामला चल नहीं रहा, कुछ ढीला लग रहा है। मेरे प्यारे साथियों, सारा विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा है।
लगातार स्थिति कमजोर होती जा रही है। ऐसी स्थिति में एक अकेला हिंदुस्तान दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली आर्थिक स्थिति को पा सका। चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, चाहे दुनिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हो, एक स्वर से कह रहे हैं कि आज विश्व की अर्थव्यवस्था में अगर कोई ब्राइट स्पॉट है तो उसका नाम है हिंदुस्तान। ये अचानक नहीं हुआ है। दुनिया में जब मंदी का दौर हो और हिंदुस्तान में भी एक तो नई नई सरकार आई हो, और आपको पता है 2014 में मोदी के लिए क्या कहा जाता था, इसको कोई अनुभव नहीं है, ये तो छोटे से गुजरात को देखता था, इसको विदेश बीमा क्या होता है, फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, इसको कुछ समझ नहीं है। ये प्रधानमंत्री बन के क्या करेगा, कैसे करेगा, कई सवाल थे। और ये सही था कि मैंने प्रधानमंत्री बनने के बाद पार्लियामेंट देखी। मेरी तो पूरी जिंदगी जनसभा में गई, लोकसभा मेरे लिए नहीं थी। आशंका बहुत स्वाभाविक थी। जो मेरे लिए सवाल या निशान बनाते थे उनके प्रति मेरी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि बहुत स्वाभाविक था। दूसरी तरफ लगातार 2 साल हिंदुस्तान अकाल से पीड़ित रहा। बारिश बहुत कम हुई, कुछ इलाके में पीने का पानी पहुंचाने के लिए ट्रेन लगानी पड़ी। ईश्वर भी हर पल मेरी कसौटी करता ही रहता है। और उसको भी लगता होगा ठीक है, ये ठीक है, जरा इसी भी करो। 2 साल लगातार अकाल हो, दुनिया में मंदी का दौर हो, मोदी का नया क्षेत्र हो, नया अनुभव हो, इसके बावजूद भी 7.6% ग्रोथ रेट, जो अर्थनीति को जानते हैं ये इसका गर्व कर सकते हैं। लेकिन हम यहां रुकने वाले नहीं हैं। अभी और आगे बढ़ाना है, और ऊंचे देश में ले जाना है, और इरादा है 8% तक पहुंचना है। और इसके लिए सुविचारित रूप से एक के बाद एक योजनाएं बनाए। कभी कभार भारत में
कोई एक नई चीज घोषित कर दे, उसके साथ जुड़ जाती है। जो घोषित किया उसका क्या हुआ, कुछ लाभ हुआ कि नहीं हुआ, जो घोषित किया था वो लागू हुआ कि नहीं हुआ, ये देखने की किसी को फुर्सत नहीं थी। एक बार घोषित कर दिया, हो हल्ला हो गया, जय जयकार हो गया, गाड़ी चल जाती, तब तक अगले चुनाव आ जाते। हमने बल दिया गुड गवर्नेंस, हमें बल दिया सामान्य मानवीय के जीवन में बदलाव। जब मैं 15 अगस्त को लाल किले पर से टॉयलेट बनाने की बात कर रहा था, स्वच्छता की बात कर रहा था, तो शुरू में लोगों मजाक बनाने लगे, लाल किला 15 अगस्त, इस आदमी को इतना बढ़िया मौका मिला है और ये देखो प्रधानमंत्री टॉयलेट की बात कर रहा है, स्वच्छता की बात कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बड़ी बड़ी बातें करने के लिए बहुत बार लाल किले का उपयोग हुआ। मेरा आत्मा कहता था हिंदुस्तान के छोटे छोटे लोगों की बात, हिंदुस्तान के छोटे छोटे लोगों के सपने, चाहे वो सपने छोटे क्यों न हो, लेकिन उनके अपने सपने होते हैं। लाल किले की प्राची से कभी उनकी भी आवाज सुनाई देनी चाहिए। और मैंने रुख बदल दिया, मैंने रास्ता बदल दिया। बड़ी बड़ी बातें बहुत हो चुकी थी, कोई तो हो जो छोटे लोगों की छोटी छोटी बातों को भी याद करे। और मैंने देखा है 125 करोड़ देशवासियों की ताकत को मैं भली भांति अनुभव करता हूं। और आज देश जो बदल रहा है, आज जो देश आगे बढ़ रहा है, उसका कारण 125 करोड़ हिंदुस्तानी है, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का संकल्प है और 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का आगे बढ़ने का इरादा। यही तो ताकत है। और जनता जनार्दन तो ईश्वर का दूसरा रूप होती है। अरे एक बार जनता जनार्दन ठान ले कि आगे बढ़ना है, तो दुनिया की कोई ताकत में रोक नहीं सकती है। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों ने आगे बढ़ने की ठान ली। अब हिंदुस्तानी मुसीबतों की गिनती कर करके सर पे हाथ रख करके सोने की इरादा नहीं रखता। अब हिंदुस्तानी मुसीबतों को पार करके नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के संकल्प लेकर के आगे बढ़ने के लिए अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निभाने का प्रयास कर रहा है। और यही मेरा सौभाग्य। और जब देश की जनता इतना काम करती हो, तो मुझे भी तो दौड़ने का मजा आता है, मुझे भी ज्यादा काम करने का मजा आता है। भाइयों बहनों, समय सीमा में स्कूल में टॉयलेट बनाना या बनाना, ऐसा नहीं चलो यार योजना बनाओ, देखेंगे कि कब तक होगा, कैसे होगा। नहीं, अगर ये काम 100 दिन में करना है तो पूरा करना है, अगर ये काम 1000 दिन में पूरा करना है तो करना। होती है, चलती है, आएंगे, देखेंगे, करेंगे, सुना है, सुनेंगे, सुनाएंगे, क्या यही चलता रहेगा क्या? सबसे बड़ा बदलाव निर्धारित समय में काम को पूरा करने का और
उसका भी जनता जनार्दन को हिसाब देना। मैं एक छोटी सी बात बता, मैं नहीं जानता हूं आप ऐसे कितने लोग हैं जो मोबाइल फोन पे नरेंद्र मोदी ऐप डाउनलोड किया हुआ है। काफी लोग ऐसा लग रहा है किया है। आप अगर नरेंद्र मोदी ऐप डाउनलोड करके अपने मोबाइल फोन पर मोदी का हर पल का हिसाब देख सकते हैं। हमारी एक दूसरी ऐप है गर्व। आपको जानकर हैरानी होगी, जब मैं एक दिन अफसरों के साथ बैठा था तो ध्यान में आया 18,000 गांव, 18,000 विलेज ऐसे निकले कि जहां आजादी के 70 साल होने आए, बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा, बिजली का तार नहीं पहुंचा, बिजली का लट्टू तो दिखाई नहीं, उसे मालूम नहीं बिजली क्या होती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में जो जिंदगी जी रहा है, 21वीं शताब्दी में आज अगर कोई बिजली के बिना गुजारा करता है तो वो 18वीं शताब्दी से दूर नहीं है तो क्या है। मैंने अफसरों को पूछा, मैंने कहा भाई बताओ ये 18,000 गांव रह गए, क्यों रह गए, किसके काम रह गए, ये मुझे तू में टाइम बर्बाद नहीं करना है, मुझे बताओ हम कब तक करेंगे। तो हमारे अफसरों ने मुझे कहा कि 6-7 साल लगेगा, 6-7 साल। मैंने कहा क्यों, समय हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो वो जवाब नहीं दिया। मैंने लाल किले पर एक दिन घोषणा कर दी कि हम 1000 दिन में 18,000 गांव में बिजली पहुंचा देंगे। लोग मुझ पर शक करने लगे कि जो काम 70 साल में नहीं हुआ है ये मोदी 1000 दिन में कैसे करेगा। और बात सही, जो काम 70 साल में बाकी रहा हो उसको ये मोदी कहता है 1000 दिन में करूंगा तो मतलब क्या। लेकिन अगर आप गर्व नाम के ऐप पर जाओगे, डेली किस गांव में खंभा पहुंचा, किस गांव में तार पहुंचा, किस गांव में बिजली का करंट चालू हो गया, डेली हिसाब आपको मिलता है। अभी तो 400 दिन के आसपास टाइम हुआ है, 60% गांव में बिजली का काम हो गया। जब 1000 दिन होंगे उसके पहले ही ये पूरा हो जाएगा, मेरा पूरा विश्वास है। मुझे गांव की सड़क बनानी है, हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ना है। पहले एक दिन में जितने किलोमीटर सड़क बनती थी, पिछले 2 साल में कोशिश के बाद आज हम उस स्थिति पर पहुंचे हैं कि पहले एक दिन में जितनी सड़क बनती थी, आज एक दिन में उससे डबल से भी ज्यादा सड़क बनती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्य मानव की सुखाकारी, सामान्य मानव की आवश्यकताएं, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसमें बदलाव लाने की दिशा में एक के बाद एक बारीकी से काम चल रहा है। उसके साथ साथ अफ्रीका के कई देश हैं जो जवान हैं, 35 साल से कम उम्र की बहुत बड़ी जनसंख्या अफ्रीका के भी कई देश में है। आज विश्व में भारत सबसे सौभाग्यशाली बड़ा देश है, बड़ा देश।
जहां 800 मिलियन 35 से कम उम्र के नौजवान हैं। भारत की 65% जनसंख्या आज 35 साल से कम उम्र की है। जिस देश के पास इतने जवान होते हैं, उस देश के सपने भी बड़े जवान होते हैं। और इसलिए स्किल डेवलपमेंट, इन नौजवानों के हाथ में हुनर हो, कोई न कोई नई चीज जानने का, सीखने का, उसकी इच्छा आकांक्षा के अनुसार अवसर मिले। और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे देश का नौजवान रोजगार के लिए पर्चियां लेकर इधर उधर भटकने के लिए मजबूर हो जाए। मैं चाहता हूं मेरे देश का नौजवान अपने कदमों पर खड़ा रहे, अपनी मंजिल खुद तय करे और खुद मंजिल पर तेज गति से आगे बढ़े। ऐसा माहौल पैदा करो ताकि वो स्वाभिमान से जिंदगी जी सके। हमने एक मुद्रा योजना बनाई। मुद्रा योजना, ये मुद्रा योजना ऐसी है कि जो छोटे छोटे तबके के लोग हैं, नौजवान लोग हैं, जिसको कुछ करने का इरादा है लेकिन पैसे नहीं है, उसको बेचारे को चाय की दुकान खोलनी होगी, इच्छा तो होगी, पैसे नहीं होंगे, और किसी साहूकार से लेने जाएगा तो ब्याज बहुत होगा। हम जानते हैं साहूकार का क्या होता है। हमने मुद्रा योजना के तहत कोई भी गारंटी के बिना ऐसे जो साहसिक लोग थे उनको पैसा देने का फैसला किया, और इस भरोसे से किया कि वो समय पर पैसा लौटा देगा। मेरे प्यारे नौजवानों, ये योजना अभी अभी शुरू की है, 6 महीने हुए। अब तक 3.5 करोड़ लोगों को करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया उनको दे दिया। कोई गारंटी के बिना दे दिया। और मुझे विश्वास है वो पैसे लगाएगा, मेहनत करेगा, वो खुद तो रोजगार कमाएगा, लेकिन एक और नौजवान को भी रोजगार देने की ताकत वाला बन जाएगा। ऐसा ही बदलाव मैं देगा। भारत का नौजवान बुद्धिमान है ना? तभी तो इतने लोग यहाँ बैठे हैं। दुनिया की अनजानी भूमि पर जाकर के भी मिट्टी का सोना बनाने की ताकत आप लोगों में है। पता तक नहीं था वहां क्या होगा, चल लिए और आकर के अपनी दुनिया बसा ली। ये है ताकत हिंदुस्तानी मन में। भारत के नौजवान भी इनोवेटिव है, इंटेलिजेंट है, साहसिक है। अगर एक बार चीज दिल में बस गई तो जिंदगी खपा देने वाले लोग हैं। और इसलिए हमने स्टार्टअप मूवमेंट शुरू किया, स्टार्टअप मूवमेंट। और आज दुनिया में भारत स्टार्टअप की दुनिया में 4थे नंबर पर खड़ा है, और मैं तेज गति से उसको नंबर 2 पे लाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे नौजवान, उनके पास आइडिया है, कल्पना शक्ति है, टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है,
कोई हाथ पकड़ने वाला चाहिए। ये दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है जिन्होंने नौजवानों का हाथ पकड़ा है और स्टार्टअप को बल दिया है। एक स्टार्टअप की नई दुनिया खड़ी हो रही है और ये स्टार्टअप सिर्फ किसी इंसान का जेब भरता नहीं, स्टार्टअप की ताकत एक नया विश्व पैदा करने की ताकत होगी, एक विश्व में नया बदलाव लाने की ताकत होगी। एक स्टार्टअप अगर ऐसा काम कर जाए तो जगत के तौर तरीके बदल जाते हैं। आज हम देखते हैं कि पिछले 30 साल में टेक्नोलॉजी में जो इनोवेशन हुए, जो स्पार्किंग पॉइंट आए, सारे जगत की दिशा बदल गई। भारत के लोग ये कर सकते हैं और इसलिए देशवासियों की जो सामर्थ्य है, शक्ति है, उसे बल देना, देशवासियों की शक्ति के आधार पर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना, गरीबी से मुक्ति पाने के लिए भी, गरीबी के खिलाफ लड़ने के लिए गरीबों को ताकत देना, ताकि गरीब गरीबी को परास्त करे, उस राह पर हम चल पड़े। और साथ साथ दुनिया आधुनिक भी तो होनी चाहिए। अभी भारत ने एक साथ 20 सैटेलाइट आसमान में छोड़े, 20 एक साथ, और 2 सैटेलाइट तो 2 कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बनाए थे। वो ऑलरेडी आज ऑपरेशनल है। उनको जो काम दिया था भारत में वो सिग्नल दे रहे हैं। और बाकी जो सैटेलाइट छोड़े, कुछ अमेरिका के थे, कुछ सिंगापुर के थे। दुनिया के समृद्ध देश भी अपने सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए भारत के वैज्ञानिकों की ताकत को उसका लोहा मानने लगे। तो हम उपनिषद से लेकर के उपग्रह तक भारत की जो विशाल शक्ति संपूर्ण है, इस पूरे शक्ति संपूर्ण को लेकर के विश्व की नई ऊंचाइयों पर भारत का भी सितारा चमकता हो, वो दिशा में प्रयास कर रहा है। भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जैसा हिंदुस्तान चाहते हो, वैसा ही हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोग बना के रहेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। देश जग चुका है, देश चल पड़ा है, देश पहुंचने की कगार पर है। देश ने सपने संजो लिए हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए देश संकल्पवान बन चुका है और देश पूरा परिश्रम करने के लिए 125 करोड़ देशवासी पूरी ताकत से जुट चुके हैं। और वही भव्य भारत के सपनों को साकार करने के लिए, दिव्य भारत के सपनों को साकार करने के लिए ये शक्ति हमारे साथ जुटी है। और वही शक्ति है जो विश्व की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करेगी। दुनिया 2 संकटों से गुजर रही है। एक तरफ टेररिज्म, आतंकवाद, और दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग। पूरी मानव जात के सामने चुनौतियां हैं, मानवता को चुनौतियां, और इसलिए भूतकाल में कभी भी मानवतावादी शक्तियों को एक आने की जरूरत जितनी
पड़ी थी, उससे आज करोड़ों करोड़ों गुना मानवतावादी शक्तियों को एक आने की जरूरत पैदा हुई। हम सभी भारतीयों ने विश्व भर में पूरे विश्वास के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ दुनिया के गले इस बात पहुंचाने की है कि अगर आप मानवता में विश्वास करते हो, आइए एक हो जाइए। मानवतावादी शक्तियां जितनी जल्दी एक आएगी, मानवतावादी शक्तियां जितनी जल्दी एकजुट होगी, उतना ही जल्दी अमानवीय ताकतों का खात्मा हो जाएगा। अमानवीय शक्तियों का मुकाबला मानवीय शक्ति से होने वाला है, और इसलिए मानवतावादी शक्तियों का एक आना और भारत का पूरे विश्व को एक ही संदेश है, मानवतावादी ताकतें एक आए, मानवतावादी शक्तियां एक आए, मानवतावादी शक्तियां एक होकर के मानवतावाद के दुश्मन उन शक्तियों को हम परास्त करें। ये मानवता के लिए आवश्यक है, किसी देश विशेष के लिए नहीं, और उस संकल्प को हमें आगे बढ़ाना। उसी प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के जनक ऐसा नहीं है 1000 साल पहले सूरज कम तपता था और अब सूरज ज्यादा तपता है, उसने अपने में कोई बदल नहीं किया। अगर बर्बादी की है, हम मनुष्य जाति ने की है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण हमने जिस प्रकार से प्रकृति को एक्सप्लॉइट किया, शोषण किया, उसी का नतीजा है कि आज मानव संकट में आया है, प्रकृति संकट में आई है। भारत का मूल विचार दुनिया को इस संकट से बचाने का रास्ता दिखा सकता है। हमारे पूर्वजों ने हमेशा कहा कि परमात्मा ने हमारी नीड पूरी करने के लिए सफिशिएंट सब कुछ दिया हुआ, लेकिन हमारी ग्रीड पूरी करने के लिए ये दुनिया भी कम पड़ जाएगी, और इसलिए हमारे संकट के मूल में हमारी ग्रीड है। नीड के कारण संकट पैदा नहीं हुई। प्रकृति की रक्षा करना, प्रकृति को प्रेम करना, प्रकृति से संघर्ष का रास्ता छोड़ देना, ये ग्लोबल वार्मिंग से आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए हम लोगों की जिम्मेवारी है। अगर आज हम पानी पी सकते हैं, अगर आज हम शुद्ध हवा ले सकते हैं, अगर आज हम हरियाली देख सकते हैं, तो उसका कारण हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ छोड़ा है जो हमें मिला है। अगर हम भी हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे, तो उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। अगर हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ा, तो हमारा दायित्व है ये प्रकृति हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम भी बचा के रखें। इन दो वैश्विक बातों को लेकर के हम आगे बढ़े, इसी एक अपेक्षा के साथ इस विशाल जनसागर को मैं नमन करता हूं। आपने जो प्यार दिया, जो स्वागत किया, सम्मान किया, और बारीकी से इस अवसर को आपने अनेक रंगों से रंग दिया,
आप बहुत बहुत अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। फिर एक बार आप सबको धन्यवाद। नमस्कार, वणक्कम, आवजो। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੁਬਈ ਗਲੋਬਲ ਅਚੀਵਰ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ IPMT ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ PTU ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 10ਵੀਂ ਅਤੇ ਪਲੱਸ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ OT DMLT ਐਕਸ-ਰੇ ਆਪਥਲੈਮਿਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ECG ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਡਿਪਲੋਮੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਲੈਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਐਕਸ-ਰੇ ਪਲਾਂਟ ECG ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਮੇਨ ਰੋਡ, ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ, ਨੇੜੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ, ਪਟਿਆਲਾ।